हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं आपका यूनिट 5, है ना। यूनिट 5 का बी सेक्शन, जिसमें हमें देखना था मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ऑलरेडी मैंने इसका एक पार्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें कुछ मॉडल को हम लोग ने वहाँ पे डिस्कस किया था, लाइक आपका ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी, डिसिप्लिन, कॉम्पिटेंसी, सोशल फंक्शन, एक्टिविटी, सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल, है ना। इनको यहाँ पे हम लोग ने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखा हो, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, है ना। और आज के सेशन में जो हम लोग देखेंगे वो होगा आपका इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल एंड सीआईपीपी मॉडल। इसके अलावा दो तीन आपके कुछ नए मॉडल भी हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो, इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट में क्या है आपका। देखो, जब आप इसका नाम पढ़ रहे हो इस मॉडल का, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है इंडिविजुअल की नीड्स, इंटरेस्ट, है ना। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल की नीड और इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे ये जो मॉडल है, वो इंडिविजुअल जो लर्नर का इंटरेस्ट होता है ना, लर्नर बेस्ड या फिर इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल है। ठीक है, जहाँ पे लर्नर क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनको क्या चीज की नीड है ना। उन्हें पता होता है, वो खुद जानते हैं। ठीक है, दे आर द एक्सपर्ट्स हु आर बेस्ट प्लेस टू नो व्हाट दे नीड। उन्हें पता होता है उन्हें क्या चाहिए। This form consider the learner as an individual who engage with his environment actively. This school of thought emphasize that learner interest and motivation as a key to curriculum formation. ये जो मॉडल है ना, वो emphasize करता है कि जो लर्नर का इंटरेस्ट है एंड लर्नर का जो मोटिवेशन है, वो क्या है, एक की फंक्शन की तरह काम करेगा करिकुलम को फॉर्म करने में। लर्नर जो है, ठीक है, वो खुद एक्सपर्ट्स हैं, खुद से वो खुद ही एक्सपर्ट्स हैं। वो जो लर्नर्स होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, वो उन्हें अपनी रुचि के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में पता होता है। ठीक है, और उन्हें कैसे क्या करना है वो चीज़ उनको पता है। ठीक है, और जब ये चीज़ों को, जब हम इंडिविजुअल के नीड और इंटरेस्ट को, लर्नर के इंटरेस्ट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो लर्नर अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली इंगेज कर पाते हैं। ठीक है, द प्रेमाइज ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम लर्निंग इज दैट when people has interest in something, है ना। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है लर्निंग वो है जब जो पीपल्स हैं उनको किसी चीज में इंटरेस्ट है ना। जब किसी चीज में उनको इंटरेस्ट होगा, तो वो चीज उनके लिए कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, रेदर देन enjoyable to learn that topic। मतलब यहाँ पे उनको उस टॉपिक को लर्न कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो उनको उस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो चीज उनके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लर्निंग में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो वो चीज आपके लिए ईजी हो जाती है, आपको उसको मेमोराइज नहीं करना पड़ता है ना। वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, यूजिंग चिल्ड्रन as the basis, children interest as a basis for curriculum decision making। ठीक है, curriculum decision making में चिल्ड्रन का जो इंटरेस्ट है उसको यूज करना, ठीक है, उसको एज अ बेसिस लेकर जब लेते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, ना सिर्फ लर्निंग में नहीं, ठीक है, बच्चों की लर्निंग कराने में ही सिर्फ वो हेल्प नहीं करता है। ठीक है, उनको एक मीनिंगफुल लर्निंग कराने में, ठीक है, एक मीनिंगफुल लर्निंग कराने में और एक रेलेवेंट नॉलेज देने में वो हेल्प करता है। तो इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल क्या है आपका, जो इंडिविजुअल की नीड पे फोकस करता है। लर्नर बेस्ड या फिर इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल है, जहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, हु आर बेस्ट प्लेस टू नो व्हाट दे नीड। उन्हें पता होता है उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, जो लर्नर्स का इंटरेस्ट है ना, लर्नर का जो मोटिवेशन है, वो एक तरीके से की रोल प्ले करता है करिकुलम को फॉर्मुलेट करने में, है ना। पीपल का, अगर पीपल को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी शिक्षार्थी हैं उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ उनके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, रदर इंजॉयबल टू लर्न दैट टॉपिक। क्लियर है बात, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट आ जाओ, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल में आपको तीन चीज़ें समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है आउटकम के बारे में, ठीक है, आउटकम बेस्ड के बारे में। फिर आपको समझना है इंटीग्रेटिव के बारे में यहाँ पे। फिर आपको समझना है इंटीग्रेटिव मॉडल के बारे में यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों चीजों को हमको यहाँ पे समझना है, और बस यही चीज है यहाँ पे।
सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे आउटकम बेस्ड। आउटकम बेस्ड कहने का मतलब इसे इसलिए बोला जाता है, द डिजाइनर बिगिंस बाय डिफाइनिंग डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, क्योंकि जो आपके करिकुलरिस्ट है, जो भी डिजाइनर्स है, सबसे पहले वो ये डिफाइन करते हैं कि उनका डिजायर लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो ये चीज को डिसाइड करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन व्हाट विल द लर्नर्स नो, मतलब लर्नर क्या जानता है, ठीक है, लर्नर को सॉरी व्हाट विल द लर्नर्स नो, मतलब सबसे पहले जो लर्नर्स हैं वो क्या जानेंगे, ठीक है, वो क्या करने में सक्षम होंगे, या फिर कौन सी वैल्यूज उनके अंदर डेवलप होगी जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स के लिए उनके कुछ डिजायर लर्निंग आउटकम्स होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आउटकम बेस का सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो यहाँ पे कि जहाँ पे हम डिजायर लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करते हैं, जो भी हमारे डिजायर लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चंस को याद रखना है, ठीक। फिर इसको इंटीग्रेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेटिव कहने का मतलब क्या है, करिकुलम डिजाइनिंग में 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग मेथड एंड असेसमेंट, ठीक है। कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग मेथड एंड असेसमेंट, ठीक है। ये सब ये चारों क्या होते हैं, आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। आपस में कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसेस द अदर, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस द अदर, ठीक है। अकेले ये वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं ये चारों एलिमेंट्स, और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सॉरी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेटिव मॉडल। इंटीग्रेटिव मॉडल कहने का मतलब क्या है, ये एक पर्पस ड्राइवन इंस्ट्रक्शन मॉडल है जो स्टूडेंट्स को की लर्निंग में सपोर्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है उसके लिए ये स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे जब वो इंडिपेंडेंटली थिंक कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली सीख रहे हो वेरियस थिंकिंग स्किल्स को, ठीक है, जब थिंकिंग स्किल्स को वो इंडिपेंडेंटली सीख रहे हो, तो ये जो पर्पस ड्राइवन इंस्ट्रक्शन मॉडल है, इंटीग्रेटिव मॉडल है, ये क्या करता है, उनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है आपका आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, ये हिंदी में भी है, ठीक है। अब ये जो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल है वो 2 चीजों पे बेस्ड है, 2 मॉडल पे बेस्ड है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल, जिसे हम लोग टाइलर मॉडल भी बोलते हैं। फिर क्या है आपका इंटरैक्शन मॉडल। इंटरैक्शन मॉडल में यही चारों स्टेप्स ही हैं आपके, ठीक है। लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल क्या है, ये आपका टाइलर मॉडल है, जहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको ये ध्यान में रखने हैं। पहला है आपका ये, फिर ये, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले वर्ड एजुकेशनल पर्पस, आप सबसे पहले यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, एजुकेशनल पर्पस क्या है, ठीक है। अब उन एजुकेशनल पर्पस को अटेन करने के लिए कौन कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे, ठीक। अब इन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को कैसे इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद इनको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ये लीनियर इसलिए है क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑब्जेक्टिव से होता है, और एंड किस पे होता है, इवैल्यूएशन पे होता है। ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, ये भी इसके स्टेप्स ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के फॉर्म में है, ये डायरेक्टली है। स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर सिलेक्टिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन इवैल्यूएशन, ठीक। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये आती है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो किसका किसका बेसिस है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल है, वो बेसिस है फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कभी भी आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जब सेलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म द बेसिस फॉर एसेसिंग द करिकुलम। करिकुलम को एसेस करने के पहले आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लर्नर्स, है ना, कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से आते हैं, आपके लर्नर्स से, कंटेम्प्रेरी जो लाइफ्स हैं, एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वहाँ से आते हैं, ठीक। अब इंटरैक्शन मॉडल, इंटरैक्शन मॉडल स्पेसिफाइज द सेम डिजाइन एलिमेंट एज द लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल। मतलब जो लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल में आपने डिजाइन पढ़ा, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सॉरी सिलेक्शन है, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इवैल्यूएशन है, तो ये भी उसी तरह ही है। लेकिन यहाँ पे इट अलाउज फॉर इंटरैक्शन बिटवीन करिकुलम एलिमेंट ड्यूरिंग द करिकुलम डिजाइन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है, ये लीनियर नहीं है। यहाँ पे ये इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, ये इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना, देखो यहाँ पे एरो बने हुए हैं, ठीक है, ये इसके साथ, ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो लीनियर मॉडल है ना। लीनियर मॉडल मतलब सबसे पहले आपको ये स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला,
ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये आपस में ये चारों ही एलिमेंट्स आपस में क्या है, इंटरैक्ट कर सकते हैं, सेम डिजाइन है, ठीक है, सेम डिजाइन एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरैक्शन होता है बिटवीन द करिकुलम एलिमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इंटरवेंशन मॉडल। इंटरवेंशन जो मॉडल है, मैंने पूरा की पॉइंट में आपका डाल दिया है इंटरवेंशन मॉडल को। इंटरवेंशन मॉडल क्या है, ये हेल्प करता है, ठीक है, ये मतलब देखो ये जो इंटरवेंशन मॉडल है ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ठीक है, जो इंटरवेंशन मॉडल ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए बच्चों की जो स्पेसिफिक बच्चे हैं, है ना, वो बच्चे जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक बच्चे जो जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनको ये हेल्प करने के लिए ये इंटरवेंशन मॉडल, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को हु आर फेसेस प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ टारगेटेड सपोर्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एड्रेस करते हैं वेरियस लर्निंग नीड्स को, ये की पॉइंट में है, ठीक है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होता है हर बच्चे के लिए, यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, और इसको ही जो इंटरवेंशन मॉडल है इसी को हम लोग रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख लो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसी को ही हम लोग रिस्पॉन्स इंटरवेंशन रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, है ना, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, आरटीआई, सॉरी ऐसे लिख लो यहाँ पे, आरटीआई बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन बोलते हैं। इस मॉडल का यूज करके बच्चे पे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, इसके दो एजम्पशंस हैं, ठीक है, एजम्पशन देखो वैसे मैंने जो अपनी कॉपी में लिखे हैं वो आई थिंक 7 और या 8 है, लेकिन मैंने 2 जो स्पेसिफिक हैं इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। इफेक्टिव करिकुलम डिजाइन कैन प्रोडक्टली टीच ऑल स्टूडेंट्स, मतलब जो एक इफेक्टिव करिकुलम डिजाइन होता है वो बच्चे को क्या कर सकता है, बच्चों की को टीच कर सकता है, प्रोडक्टिवली टीच कर सकता है बच्चे को। अर्ली इंटरवेंशन जो होता है क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम गेटिंग ऑफ कंट्रोल, मतलब पहले ही, मतलब प्रॉब्लम की वर्स्ट होने से पहले ही उसको इंटरवेंशन दे देना, है ना, प्रॉब्लम और ज्यादा खराब होने से पहले ही वहां पे इंटरवेंशन दे देना, ठीक है, उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक। उसके अलावा इस मॉडल को ही हम लोग, ये देखो हिंदी में भी है, समस्याओं को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहले ही से ही इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन देना, और यहाँ पे इफेक्टिव करिकुलम जो डिजाइन होता है वो बच्चों को प्रोडक्टिवली उससे टीच किया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 टियर मॉडल, इसे 3 टियर मॉडल भी बोला जाता है, क्यों, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग होती है, फिर टारगेटेड ग्रुप इंटरवेंशन होता है, फिर इंटेंसिव इंडिविजुअल इंटरप्शन होता है। अब मैं इसको यहाँ पे आपको समझाती हूँ एक स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे, इसको मैंने प्रीवियस कराया है आप लोगों को, डिटेल में वहाँ पे भी समझाया हुआ है। ये होता है आपका टियर 1, ये होता है आपका टियर 2, ये होता है आपका टियर 3, ठीक है। टियर 1 जो है, टियर 2, टियर 3, है ना। टियर 1 में क्या आता है, यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग है, फिर आता है आपका, पहले सब लिख लें, टारगेट ग्रुप, यहाँ पे क्या आते हैं, टारगेटेड ग्रुप आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होता है, इंडिविजुअलाइज इंटरवेंशन होता है, ठीक है, इंडिविजुअलाइज इंटरवेंशन होते हैं, ठीक है। अब इसको समझो एक एक को, ठीक। जब हम बात करते हैं, पहले एक क्लास है, ठीक है, मैं यहाँ से समझा रही हूँ, ये जो लेवल यहाँ पे, ठीक है, ये एक पूरी क्लास है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं आपने क्या किया, उन सबको टीच किया, ठीक है, इन सबको आपने क्या किया, टीच किया, जितने भी बच्चे हैं। उसके बाद इसमें से मान लो यहाँ पे आपके 30 बच्चे थे, मान लो यहाँ पे टोटल बच्चे 30 थे, ठीक है, उनमें से 15 बच्चों को, मतलब वो जब आपने उसका असेसमेंट किया तो 15 बच्चों को उस टॉपिक को समझने में दिक्कत हुई, ठीक है, तो 15 बच्चे कहाँ पे जाएंगे, ये 15 बच्चे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इनको क्या करोगे, आप फिर से टीच करोगे सेम टॉपिक को, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई टॉपिक मान लो पढ़ाया 30 बच्चों को फिर टेस्ट वगैरह लिया, फिर उससे आपको ये पता लगा कि 15 बच्चे जो हैं वो उसमें मतलब उसको नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब उनको दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो उन 15 बच्चों को आप लेके जाओगे टियर 2 में, कहाँ पे लेके जाओगे, टियर 2 में लेके जाओगे। अब इन्हें फिर से आप पढ़ाओगे, फिर से पढ़ाओगे, उसके बाद आपके 3 ऐसे बच्चे निकलेंगे जिन्हें फिर भी नहीं समझ में आया, वो फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इंडिविजुअलाइज इनको टीचिंग दोगे, ठीक है, आप इंडिविजुअलाइज यहाँ पे टीचिंग दोगे इन 3 बच्चों को, तो ये है आपका 3 टियर मॉडल, ठीक है, क्लियर है। ऐसी कॉपी में अपने बना के लिख सकते हो।
अब आ जाओ प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल पे, है ना, प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल पे। देखो प्रोडक्ट मॉडल जो है आपका, जो प्रोडक्ट मॉडल होता है वहां पे क्या होता है, जो टीचर मतलब जो क्या बोल रही हूँ मैं, जो प्रोडक्ट मॉडल होता है वहां पे फोकस किस पे होता है, रोल ऑफ द टीचर। ठीक है, आप प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, किस पे फोकस करते हो, प्रोडक्ट पे फोकस करते हो। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एक फोकस किस पे होता है, टीचर का कंट्रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट का कंट्रोल बहुत कम होता है, टीचर का कंट्रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। कंटेंट पे कंट्रोल यहाँ पे ज्यादा होता है, कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है। प्लान बाय द टीचर, चॉइस थ्रू इफेक्टिव स्ट्रक्चर, प्रिसाइज असेसमेंट होता है, यूज ऑफ बिहेवियर लैंग्वेज एंड प्लान इंटेंशंस, सॉरी इंटेंशंस, हाँ। ठीक, प्रोसेस मॉडल में क्या होता है, फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज फैसिलिटेटर। यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है, टीचर का जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है। टीचर यहाँ पे सिर्फ हेल्प करता है आपको। ठीक है, ये दो मॉडल है। द प्रोसेस मॉडल अनलाइक द ऑब्जेक्टिव मॉडल, जो आपने ऑब्जेक्टिव मॉडल पढ़ा है ना, जो ऑब्जेक्टिव मॉडल वो आपका प्रोडक्ट मॉडल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर आता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल से बिल्कुल अलग है। दिस मॉडल डज नॉट कंसिडर द ऑब्जेक्टिव टू बी इंपॉर्टेंट, यूजिंग द मॉडल supposes that content has its own value। जो कंटेंट है उसकी खुद अपनी खुद की वैल्यू है, इसी वजह से इट शुड नॉट बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मतलब इसी वजह से उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या आपको अचीव करना है उसके उसके बेसिस पे उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। कंटेंट की खुद की एक वैल्यू है ना, खुद में ही वो एक इम्पॉर्टेंट है, वो मूल्य है उसका। कंटेंट में क्या क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, दैट कैन बी यूज टू अप्रेज द करिकुलम, जो हम यूज कर सकते हैं करिकुलम को अप्रेज कराने में और अच्छा बनाने में। ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव में रिजल्ट इन नॉलेज बीइंग डिस्टॉर्टेड। जब हम कंटेंट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट कर देते हैं तो यहाँ पे नॉलेज क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड, मतलब फिक्स हो जाती है कि आपको सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही इतना ही कंटेंट देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज हैव देयर ओन वैल्यू, जो लर्निंग एक्टिविटीज होती है उनकी खुद की वैल्यू होती है, एंड कैन बी मेजर इन टर्म्स देयर और टर्म्स ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी लर्निंग एक्टिविटीज है, ठीक है, जो भी सीखने की गतिविधि है उनका खुद का मूल्य है। ठीक है, उनके खुद को उसको मेजर करने की खुद के उनके स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर दिस रीजन लर्निंग एक्टिविटीज कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, मतलब इसी वजह से जो सीखने की गतिविधियां हैं वो अपने खुद से ही खुद स्टैंड कर सकती हैं। ठीक है, उन्हें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द प्रोसेस मॉडल कंटेंट एंड मैथोलॉजी, जो कंटेंट है और जो मैथोलॉजी आर ड्राइवन फ्रॉम द गोल्स। मतलब जो कंटेंट होता है वो मैथोलॉजी होती है, वो गोल से निकालते हैं। ईच ऑफ देम हैज आउटकम दैट कैन बी इवेलुएटेड। द इवेलुएशन रिजल्ट फ्रॉम द आउटकम, जो इवेलुएशन का रिजल्ट आता है वो आउटकम से आता है, आर फेट, जो हमारे गोल्स को फेट करता है, विच विल लेटर इन्फ्लुएंस द कंटेंट एंड मैथोलॉजी, जो बाद में हमारे कंटेंट और मैथोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस करता है। अनलाइक द ऑब्जेक्टिव मॉडल देयर इज अ नो डायरेक्ट इवेलुएशन ऑफ द कंटेंट एंड मैथोलॉजी। मतलब जो ऑब्जेक्टिव मॉडल होता है वहां पे डायरेक्टली आप क्या करते हो, इवेलुएशन करते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो प्रोडक्ट मॉडल क्या करता है आपका, जो प्रोडक्ट मॉडल होता है वहां पे क्या होता है, जो यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका होता है, रोल जो होता है टीचर का वो कैसा होता है, यहाँ पे जो रोल होता है टीचर का वो ये पूछा हुआ लाइन आपसे, वो एक्सपर्ट का होता है। और जो ये प्रोसेस होता है वहां पे जो रोल होता है टीचर का वो कैसा होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है। किसका होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले प्लान बाय द टीचर। यहाँ पे सोशल एंड लाइफ स्किल्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, ठीक है, मोर स्टूडेंट्स चॉइस, लर्निंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ व्हीलर्स के मॉडल पे। ठीक है, जो व्हीलर का मॉडल है, जो व्हीलर ने क्या दिया था, एक साइक्लिक मॉडल दिया था। ठीक है, व्हीलर का जो मॉडल था वो इम्प्रूवमेंट था, ये चीज आपको ध्यान रखना, किसका, टेलर मॉडल का। टेलर मॉडल का इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लीनियर मॉडल को नहीं डिस्कस किया, इन्होंने साइक्लिकल मॉडल को डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया, साइक्लिकल मॉडल को। ये देखो, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस क्या है, फिर आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर उनको क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे कंटेंट ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर उनको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उनको इवेलुएट करोगे। ठीक है, तो ये एक साइकिल में चल रहा था। और जो आपका लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल था टाइडल का था, वो कैसा था, एक स्ट्रेट था, मतलब लीनियर था वो। ठीक है, ये साइक्लिकल है। इवेलुएशन इन व्हीलर मॉडल इज नॉट टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे जो इवेलुएशन है वो क्या है, टर्मिनल नहीं है। जैसे आपने देखो यहाँ पे इवेलुएशन क्या है, टर्मिनल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और वहां पे क्या था, इवेलुएशन टर्मिनल था।
ठीक है। यहाँ से आप फिर से आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, ठीक है, फिर से ये चीज स्टार्ट होगी। साइकिल में क्या होता है, ये एंड नहीं होती, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये आपका जस्ट एंड था, ठीक है, तो इसीलिए इसको टर्मिनल मॉडल बोला गया था टाइलर के मॉडल में, ठीक है। फाइंडिंग फ्रॉम द इवैल्यूएशन आर फेड बैक इनटू द ऑब्जेक्टिव एंड गोल विच इन्फ्लुएंस अदर स्टेजेस। मतलब यहाँ पे जो भी फाइंडिंग्स हैं इवैल्यूएशंस की से जो भी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी वो हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल्स को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, फेड करेंगे, ठीक है। व्हीलर का जो कंटेंट था वो दैट एम शुड बी डिस्कस्ड एज बिहेवियर रेफरिंग टू एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग विच यील्ड्स द अल्टीमेट गोल। One can think of these ultimate goal as a outcomes. Aims are formulated from the general to specific in curriculum planning, ठीक है। तो एम कैसे होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए एज अ बिहेवियर। एम्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन करिकुलम प्लानिंग, ठीक है, जो रिजल्ट देगा इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एट बोथ एट एन enabling and terminal level. कंटेंट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द, जो भी कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, जिसको हम डिटरमाइन कर सके दैट अ कंटेंट, ये कंटेंट है हमारा, ठीक है। तो व्हीलर के मॉडल में बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखो ये इंप्रूवमेंट है टाइलर मॉडल का, क्योंकि एक ही बार एक ही शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नाम ही पूछा गया और कुछ नहीं, ठीक है। टाइलर मॉडल है, उसके अलावा इसे साइक्लिकल मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होता है वो टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है, और इसके ये स्टेप्स को ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ CIPP मॉडल पे, किस पे, CIPP मॉडल पे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये लास्ट मॉडल है हमारा CIPP, ठीक है। जो CIPP मॉडल है, देखो सिंपल सा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। CIPP मॉडल किसने दिया था, डैनियल स्टफल बीम ने दिया था। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, किसने दिया था, इन्होंने डैनियल स्टेफल जो बीम थे, ठीक है, उन्होंने कंसिडर किया था इवैल्यूएशन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने इवैल्यूएशन को इवैल्यूएशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया था, ठीक है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया था, जिसके लिए इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात की थी, 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात की थी, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात की थी, जिसमें आता है आपका CIPP, ठीक है। CIPP मतलब जहाँ पे इन्होंने बात की थी, एक सेकेंड, यहाँ पे आओ, इधर आओ। CIPP से पहले ये पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे हो गया आपका इवैल्यूएशन, कहाँ गया इवैल्यूएशन, क्या यहाँ पे जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कंसीडर किया था इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सजेस्ट दैट 4 टाइप ऑफ डिसीजंस। इन्होंने 4 टाइप के डिसीजंस बताए थे, ठीक है। तो पहला जो डिसीजन था उनका, एक मिनट, जो पहला डिसीजन था वो था प्लानिंग डिसीजन। मैं भी बताती हूँ इसको, पहला था प्लानिंग डिसीजन, ठीक है, कॉपी में लिख लो इसे, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन फिर भी कॉपी में लिख लो। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरिंग डिसीजन, ठीक है, फिर क्या आता है आपका स्ट्रक्चरिंग डिसीजन, फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया इससे लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मतलब CIPP से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये जो डिसीजंस हैं 4 इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। फिर आता है रिसाइकलिंग, ठीक है, फिर आता है रिसाइकलिंग डिसीजन। प्लानिंग मतलब योजना निर्णय, और स्ट्रक्चरिंग संरचना निर्णय, और इम्प्लीमेंटिंग मतलब निर्णय को लागू करना, और रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण निर्णय, ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 टाइप्स के डिसीजंस हैं, ये क्या है, 4 टाइप्स के डिसीजंस हैं। अब इन्हीं डिसीजंस के मतलब करस्पॉन्ड में, इन्हीं डिसीजन टाइप के करस्पॉन्ड में 4 टाइप्स की इवैल्यूएशन आए, समझ रहे हो, इन्हीं डिसीजंस के करस्पॉन्ड में 4 टाइप्स के क्या आए, आपके इवैल्यूएशन आए, 4 टाइप्स के, मतलब इन्हीं के, मतलब जो हमें ये जो CIPP है ये क्या है, इवैल्यूएशन है ना, ये क्या है, इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं डिसीजंस के करस्पॉन्ड में 4 टाइप्स के इवैल्यूएशन आए। सबसे पहला आया आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहला आया आपका कॉन्टेक्स्ट, फिर आया इनपुट, फिर क्या आया आपका इनपुट, फिर आया आपका प्रोसेस, फिर आया आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर है बात, ये चीज समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ऊपर वाला जो लिखा वो पढ़ लेते हैं। द अल्टरनेटिव दैट हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट वाज डेवलप्ड बाय द 5 डेल्टा कमिटी। अब ये 5 डेल्टा कप्पा कमिटी आपको याद रखना है, ठीक है, ये एक तरीके का अल्टरनेटिव है जिसका काफी मतलब इसे डेवलप किया था 5 डेल्टा कप्पा कमिटी ने, ठीक है। 5 डेल्टा इस ये जो आपका मॉडल है सफल बीम वाला, ठीक है, इसको
डेवलप किसने किया था? फाइव डेल्टा कप्पा कमिटी ने किया था। इसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, करिकुलम इवैल्यूएशन में, जिसको चेयर किया था डैनियल स्टफलबीम में। दिस मॉडल सीम्स टू अपील द एजुकेशनल लीडर बिकॉज इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिव इवैल्यूएटिव डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये जो मॉडल था वो एम्फसाइज किस चीज पे करता था? प्रोडक्टिव इवैल्यूएटिव डेटा जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है? सोल जस्टिफिकेशन है हमारे इवैल्यूएशन का, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? फाइव डेल्टा कप्पा कमिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये चीजें इतनी समझ में आई? किसी को दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। To serve the need of a decision maker, the Stifel-Beam model provide a means for generating data related to four stages of program. अब मतलब इसको सर्व करने के लिए इन्होंने 4 stages of program बताए। सबसे पहले बताया ऑपरेशन, फिर आता है इनपुट इवैल्यूएशन, फिर आता है प्रोसेस इवैल्यूएशन, फिर आता है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। ये ऑपरेशन कहने का मतलब क्या है? यही आपका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे अब क्या करोगे? कंटिन्यूसली एसेस करोगे नीड्स को, प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू डिटरमाइन, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे? नीड्स को ऐसा एनालिसिस करोगे, प्रॉब्लम्स जो भी उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे कलेक्ट करोगे। मतलब यहाँ पे पूरा आप डेटा को व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो यहाँ पे आता है आपका व्हाट, मैं साथ में क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ। व्हाट शुड वी डू, ठीक है, हमें क्या करना है, ठीक है। व्हाट शुड वी डू, ये चीज आपको यहाँ पे आनी, कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आपको पता चलेगी, ठीक। फिर इनपुट में आ जाओ। अब क्या करोगे? एसेस करोगे अल्टरनेटिव मीन्स को, उस अचीविंग दोज गोल, फॉर अचीविंग द दोज गोल टू हेल्प डिसीजन मेकर्स टू चूज ऑप्टिमल मीन्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? हाउ शुड वी डू इट, क्या क्वेश्चन आएगा आपका? हाउ शुड वी डू इट, ठीक है। हम इसको कैसे कर पाएंगे, कैसे करना चाहिए, हमें इसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे? अल्टरनेटिव्स को एसेस करोगे, ठीक है, जो हमारे वो जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाए, ठीक है, जिससे हमारे डिसीजन मेकर्स को हेल्प मिल पाए, ठीक। फिर आता है प्रोसेस, ठीक है। फिर क्या आता है? प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या आएगा? आप क्या करोगे? आर वी डूइंग इट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आर वी डूइंग इट एज प्लान्ड, मतलब क्या हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने प्लान किया था? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपनी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमने जैसे प्लान किया था वो वैसे ही हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉपी में लिख लेना है क्वेश्चन, ठीक है। डिड द प्रोग्राम वर्क, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? इवैल्यूएशन करोगे, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट निकल के आया है क्या वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। विच कंप्रास एक्चुअल एंड्स बताएगा, ठीक है, विद इंटेंडेड एंड्स, हमारा जो इंटेंडेड था, जो हमने माना था कि हमें ये पर्पस को अचीव करना है, तो क्या वो चीज अचीव हुई या नहीं हुई। एक्चुअल एंड्स को हम यहाँ पे कंपेयर कराते हैं हमारे इंटेंडेड एंड्स के साथ, समझ रहे हो? जो हमारा एक्चुअल एंड है उसको हम लोग कंपेयर कराते हैं हमारे इंटेंडेड एंड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जब हम ये चीज कंपेयर कराते हैं, फिर से क्या होता है? यहाँ पे सीरीज ऑफ रिसाइकलिंग स्टार्ट होती है डिसीजंस की, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या होता है? रिसाइकलिंग डिसीजंस होता है, क्या आपको रिसाइकिल करना है या नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन होता है। ये क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन होता है, सॉरी, प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन होता है, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो। स्ट्रक्चरिंग कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, इनपुट कर रहे हो, ठीक। प्लानिंग कहने का मतलब क्या है? ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। क्लियर है? बस इतना ही है इस मॉडल में, ठीक है, बस इतना ही है इस मॉडल में। दूसरी बात, एक चीज अपनी कॉपी में और लिख लो यहाँ पे, ठीक है, शायद आगे यहाँ पे दे भी रखा हो कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे ही आपको पूरा ये बता दे रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे लिख लो, ये जो CIPP होता है, ठीक है, वो 2 स्टेप्स में होता है। पहले बिफोर द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को करने से पहले आप करोगे, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद फिर से ये करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है। बिफोर द प्रोग्राम जो होता है वो क्या करता है? इवैल्यूएटर को नीड्स को, ठीक है, एनालिसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। बिफोर द प्रोग्राम ये जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उनको हेल्प करता है कि नीड एनालिसिस यहाँ पे क्या है, ठीक। फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर पाओगे, आप उसकी इफेक्टिवनेस को यहाँ पे चेक कर पाओगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आई, ठीक। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे और भी समझ लो, जब भी हम बात करते हैं इसकी
CIPP मॉडल के, तो ये स्टार्टिंग कैसे करता है, फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के साथ करता है। स्टार्टिंग कैसे करता है, फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के साथ करता है। मतलब ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे है ना, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये आपके फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होंगे। ये कैसे क्वेश्चंस है, आपके फॉर्मेटिव क्वेश्चंस है। अब इसका जो आंसर होगा वो सबमिटिव क्वेश्चंस होंगे। वो आंसर होगा वो कैसा होगा, सबमिटिव होगा आपका। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ तक? तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में लिखा, जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, इट emphasizes on इट कंसर्न फॉर द फॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन रेमेडीज। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट होता है ये हमारा गोल होता है। ठीक है, जो इनपुट होता है वो हमारे प्लान्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा आउटकम। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपके मॉडल्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके मॉडल्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक मॉडल कंप्लीट हो गया। जस्ट अ सेकेंड, अब आ जाओ पीछे वापस। इसका कंटेंट मैंने ये ऐड नहीं किया, मुझे ऐड करना है आगे सी सेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मॉडल कंप्लीट हो गया। यूनिट 5 का बी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, वहाँ पे हम लोग 5 का सी सेक्शन डील करेंगे। ठीक है, और 5 के सी सेक्शन का एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ उस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मटेरियल्स को पढ़ना है, मीडिया को पढ़ना है, एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर पा रहे होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने प्रीवियस की वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक करें। ठीक है, जो भी प्लान कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो अभी से ही प्रॉपर नोट्स अपना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो मत दो, 2 घंटे टाइम दो। ठीक है, 2 घंटे में ही ये इनफ है। पूरे दिन में अगर 2 घंटे या 3 घंटे आप दे रहे हो अभी से ही, तो इनफ है। ठीक है, तो वो आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, खाली PDF के चक्कर में मत बैठे रहो, है ना। खुद से नोट्स बनाओगे, चीज़ें दिमाग में रहेंगी और आपको हेल्प भी कर पाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ना, वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। ठीक है, और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।